हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुगम मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा एक नेक्स्ट नया टॉपिक है जो सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। सेकंड लॉ ऑफ द मोशन में क्या चीज़ है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से समझा था। अब इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है हमारे पास, फिर उसके बाद आएगा थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। यानी कि जो मूवमेंट होता है उनमें क्या होता है, अलग अलग कुछ नियम दिए गए हैं न्यूटन के थ्रू, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एनी इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी बॉडी के थ्रू अगर कोई इम्पैक्ट किया जाता है, मान लो किसी की वो टकराती है, तो उस टकराने में जो मतलब फोर्स क्रिएट होता है या फिर जो भी मतलब घटना होती है, वो पूरा डिपेंड करता है उसका वजन कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है इस चीज पे। If an object is to be accelerated, we know that greater force is required to give greater velocity। अपन जानते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, इसको अगर अपन क्या कर रहे हैं, बहुत दूर आगे भेजना चाह रहे हैं, इसको आगे ज़्यादा फोर्स लगाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अपन को ज़्यादा वेलोसिटी की जरूरत होगी। मतलब ज़्यादा आगे भेजना है, ज़्यादा मूवमेंट कराना है, ज़्यादा वेलोसिटी की जरूरत होती है। There appears to exist some quantity in importance that combine the object mass and velocity। यानी कि इस समय ऐसा मतलब हमें महसूस होता है कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों को मिलाते हुए कुछ ऐसी क्वांटिटी नई हमारे सामने आती है जिसकी हमें जरूरत होती है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है ना, तो उस क्वांटिटी को अपन नाम दे करके चल रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है ना, देखें वन सच प्रॉपर्टी कोल्ड मोमेंटम। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से, और हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू mv। ठीक है ना, अब P है यहाँ पे मोमेंटम, m है हमारे पास मास, और v है हमारे पास इसकी वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी मान के चलेंगे। ठीक है ना, फिर आता है कि भाई मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। द मोमेंटम जो पाथ कर रहे हैं P की, उसका डायरेक्शन भी होता है और उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी काम आ रही है, वेलोसिटी में भी क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा मोमेंटम आएगा उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी में मैं आपको बताया होगा कि भाई जैसे ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर आती है बात अपने आगे, द फोर्स इज necessary to change the momentum and of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। यानी कि फोर्स क्या होता है जो जरूरी है किसी भी मोमेंटम को बदलने के लिए, यानी कि द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को बदलने के लिए फोर्स जरूरी है। वो चीज, वो सारा फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि अपन फोर्स कितने टाइम तक किस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका मोमेंटम किस प्रकार से होगा। अगर ज्यादा टाइम तक फोर्स लगा रहे हैं तो फिर उसका मोमेंटम ज्यादा, और कम टाइम तक लगा रहे हैं तो कम होगा। द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन स्टेट्स दैट द मेन पर्टिकुलर जो अपना लॉ है उसकी बात आ गई है। अगर आप केवल लॉ के पूछता तो ये स्टेटमेंट लिखना, अगर एक्सप्लेनेशन पूछे तो पूरा हमें लिखना होता है। ठीक है ना, द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied force in the direction of the force। देखें the rate of the motion, यानी कि जिस सेकंड लॉ ऑफ द मोशन बता रहा अपन को, the rate of the momentum, यानी कि जिस जो भी मोमेंटम है उसकी रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की रेट है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, अप्लाइड फोर्स के। यानी कि जो अपने पास मोमेंटम है उसमें जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधा डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसको अपन समझना चाहे मैथमेटिकली रूप से तो देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी दो अलग अलग सिचुएशन लेके चलते हैं। एक तो अपन एक बार फिक्स किसी टाइम के लिए लेते हैं, दूसरी बार दूसरे टाइम के लिए लेते हैं। तो मान लें कि फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रही थी, तो उसके मोमेंटम की जो कंडीशन है, पहला मोमेंटम है P1 इक्वल टू
एम यू, और दूसरा जो मोमेंटम है अपने पास वो है एम वी, ठीक है ना। P2 है एम वी, P1 है एम यू। P1 यानी कि स्टार्टिंग में मोमेंटम, P2 यानी कि बाद में मोमेंटम। तो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा था, चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वो होता है P2 माइनस P1। वो प्रोपोर्शनल है अपने पास चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, और इनमें वैल्यू पुट करी तो mv माइनस mq। अब अपन इसकी रेट निकाल रहे, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे तो डिवाइड बाय t हो जाएगा, यानी टाइम से डिवाइड अपन कर देंगे तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, तो रेट ऑफ चेंज ये हो गई वैल्यू, ये प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड फोर्स के, दोनों को मैंने क्या लिख दिया प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक तरफ वाली वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वाली भी बढ़ेगी, यानी कि m बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, v माइनस u बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है t बढ़ता है तो फोर्स कम होगा, ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को अगर अपन हटाते हैं तो यहाँ पे अपन को एक कांस्टेंट पुट करना होता है, वो कांस्टेंट हो गया k। तो k क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मैंने k की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो k की वैल्यू 1 पुट करने से यहाँ पे 1 हो गया, और 1 इंटू m क्या होते हैं, m ही होते हैं। तो क्या बन गया अपने पास F इक्वल टू ma, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बन चुका है। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड की पावर -2, ठीक है ना। या फिर न्यूटन से भी अपन इसको बता सकते हैं, फोर्स की मेन यूनिट न्यूटन ही होती है, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर और इंटू सेकेंड की पावर -2, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास इसका एक एग्जांपल, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए इसका एक एग्जांपल देख करके चल रहे हैं। एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो क्या है, जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर है, जब वो क्या करता है किसी फास्ट आती हुई बॉल को कैच करता है, तो अगर वो डायरेक्ट उस बॉल को कैच करेगा तो फास्ट आती हुई बॉल क्या करेगी, उसके हाथ के ऊपर बहुत जोर से लगी मतलब आकर गिरेगी, जिससे क्या होगी उसके हाथ में चोट भी लग सकती है। बट इससे बचने के लिए क्या करता है, जब वो कैच करता है उस बॉल को तो उसको अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है, जिससे कि क्या होता है वो कैच होने वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या हो रहा है अपने पास देखें कम हो रहा है। फोर्स कम हो गया तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ हाथ के ऊपर आने के बाद बॉल का वो क्या होगा कम होगा, जिससे उसके हाथ पे चोट कम लगेगी, जिससे कि वो आसानी से कैच कर पाएगा, ठीक है। तो समझे, व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करते समय ए फील्डर इन द ग्राउंड, फील्डर जो होता है ग्राउंड में ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड्स, उसके हाथ को हल्का पीछे की तरफ खींचता है, विद द मूविंग बॉल के साथ में। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द फील्डर इंक्रीज द टाइम, फील्डर टाइम को बढ़ा देता है, ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग वेलोसिटी डिक्रीजेस, जिससे कि टाइम ज्यादा मिल गया तो वेलोसिटी पहले थोड़ी कम हो जाएगी तो जीरो लगभग जीरो तक पहुंच जाएगी। Thus the impact of the catching the force fast ball are reduced, यानी कि जो इम्पैक्ट होनी जो घटना होनी है मतलब जो चोट लगनी जिस फोर्स से वो आ रही है वो क्या हो जाएगा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, जिससे कि फील्डर को प्रॉब्लम कम होगी, उसको चोट कम लगेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके एक एग्जांपल्स की, ऐसे और भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो ये हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, जिसको हम हमारी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन और थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जो भी प्रॉब्लम हो वापस से आप एक बार पूछ लें, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई इश्यू नहीं रहे, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।